Hello students, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Once again I am here with the new exam notes on two poems composed by Nissim Iskal, poet, lover and bird watcher. Another poem is a poem of dedication. तो यहाँ पर अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट नोट्स पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर पोएम के लिए और एक पोएम ऑफ डेडिकेशन जो कि निसीम इचकेल के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं निसीम इचकेल के बारे में। निसीम इचकेल एज ए पोइट कैसे कवि हैं। निसीम इचकेल मे बी कॉल्ड द फादर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड मॉडर्न पोइट्री। निसीम इचकेल को पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद का और आधुनिक कविता का, तो आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद जो कविताएं रची गई और आधुनिक कविताओं का पिता कहा जा सकता है। ही इज एक्लेम्ड, वो हाईली प्रेज, एक्लेम्ड मीन्स कहता है हाईली प्रेज, वह बहुत ही ज़्यादा जिनकी प्रशंसा की गई, बहुत ही तारीफ जिन्होंने बटोरी। एज ए ट्रेंड सेटर, एक ट्रेंड सेट किया इन्होंने। हु स्टार्टेड मॉडर्निटी, जिन्होंने आधुनिक विषयों पर आधुनिक तरीके से इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री एक नींव रखी इन्होंने भारतीय अंग्रेजी कविताओं को, और भारतीय अंग्रेजी कविताओं को एक मॉडर्निटी प्रदान करी, एक आधुनिकता प्रदान करी। निसीम इचकेल में बी कॉल्ड द पायनियर ऑफ द न्यू पोइट्री। निसीम इचकेल को सबसे अग्रणी, पायनियर का मतलब अग्रणी, सबसे आगे रहने वाले न्यू पोइट्री के में नई कविताएं या नए रूप से जो जिन्होंने कविताएं लिखी उनमें सबसे आगे माना जा सकता है, आगे कहा जा सकता है उन्हें आगे। बाय द ग्रेटर वैरायटी ऑफ द डेप्थ, जिनकी कविताओं में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी और डेप्थ माने गहराई देखने को मिलती है। निसीम इचकेल इज अ पोइट ऑफ द माइंड। निसीम इचकेल एक तरीके से बहुत ही इंटेलेक्चुअल पोइट हैं, बौद्धिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत, जो दिमाग से सोचते हैं, दिमाग और इंटेलेक्चुअल रीजन की बात करते हैं, तार्किक बात करते हैं। हिज प्राइमरी कंसर्न, उनकी जो प्राथमिक जो कंसर्न था, चिंता जो थी, वो थी मनुष्य और मनुष्य के दिमाग से रिलेटेड। मतलब जो वो जब वो पोएम में लिखते हैं तो वो है मनुष्य और मनुष्य के दिमाग के को ध्यान में रख के अपनी कविताओं को रचते हैं। हिज पोएम एक्सप्लोर कॉन्शियस, तो उनकी कविताएं एक्सप्लोर करती हैं, खोजती हुई नजर आती हैं, कॉन्शियसनेस ढूंढ रही हैं, जागरूकता ढूंढ रही है कि मनुष्य का जो माइंड है वो कॉन्शियस होना चाहिए, सब कॉन्शियस थॉट्स। तो दोनों ही तरीके के जो विचार हैं, कॉन्शियस चेतन विचार और अचेतन सब कॉन्शियस, और अचेतन उपचेतन जो मुझे अचेतन भी कहा जा सकता है, अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस, अपने उपचेतन विचारों के बारे में यहाँ पर वो खोज रहे हैं। जो ऐसे विचार जो कॉन्शियस है, मतलब जो आप जब जगे रहते हैं तो उसे चेतन और अचेतन मस्तिष्क कहा जाता है। जैसे कि हमें जो सपने जो आते हैं वो कॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं, जो सब कॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं। जैसे कि हम कुछ बातें जो होते हैं, कुछ बातें तो हम अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, कुछ बातें जो होती हैं हल्की से हमारे माइंड में रह जाती हैं, तो वो सपने के रूप में हमें आती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो माइंड है, कहीं वो जो बातें हैं कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में हमारे बैठ जाती हैं, जिसे उपचेतन मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो इस कविता में वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कॉन्शियस और सब कॉन्शियस थॉट्स को, एंड कन्फ्लिक्ट, और जो लड़ाई है, टकराव है ह्यूमन बींग्स का, मनुष्य के विचारों का, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और मनुष्य के टकराव का को वो खोज रही हैं। ठीक है, और मनुष्य के अंदर जो विचार आते हैं जो आपस में टकराते हैं, और कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और मनुष्य जो आपस में लड़ रहा है, आपस में टकरा रहा है, उसके बारे में भी वो बात करते हैं, उसको खोजते हुए नजर आ रहे हैं, कविताओं के थ्रू खोज रहे हैं। तो उनकी कविताएं खोज रही हैं कॉन्शियस सब कॉन्शियस थॉट्स को और कन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स को। इचकेल्स की पोइट्री जो है डेपिक्ट का मतलब चित्रण करती हैं, उकेरती हैं कहीं ना कहीं शहरी जीवन की, विविडली शहरी जीवन को बहुत ही चमकदार तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से और रियलिस्टिक तरीके से है चित्रण करते हैं अपनी कविताओं में। इन मैनी पोएम्स, उनकी कई सारी कविताओं में वी फाइंड द साइट्स, हमें कुछ ऐसे दृश्य नज़र आते हैं विच आर सीन डेली इन द सिटी, जो हम दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हम शहरों में देखते हैं, जैसे मुंबई जैसे शहर में। एंड ही कॉल्स द ड्वेलिंग प्लेस बॉम्बे इज आइलैंड, और वह अपने जो जहाँ पर वो रहते हैं, जिस बॉम्बे को शहर को, वो एक आइलैंड कहते हैं। एंड पोइट, तो यहाँ पर अब बात करते हैं इनकी पहली पोएम के बारे में, पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर। ठीक है, तो पहली पोएम है यहाँ पर, इसके बारे में बताएं आपको, इनकी जो पोएम लिखी गई है। द पोएम जो है, ये जो पोएम है पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर, जिसका टाइटल जो है इज वन ऑफ द फेमस पोएम्स ऑफ निसीम इचकेल। तो निसीम इचकेल की सबसे मोस्ट फेमस पोएम में से एक है। इट इज इंक्लूडेड इन इचकेल्स 4th वॉल्यूम, और ये जो पोएम है ये
एचकेएल के जो चौथा वॉल्यूम छपा था, पोएम्स का कलेक्शन जो छपा था, उसमें छपी थी, जिसका नाम था द एग्जैक्ट नेम। इट अपियर्ड इन 1965। 1965 में ये अपियर हुई थी, ये छपी थी, पब्लिश हुई थी। द पोएम वांट्स टू से पोएट वांट्स टू से, पोएट कहना चाहता है दैट द पोइट्स, जो कवि होते हैं, लवर होते हैं और जो बर्ड वॉचर होते हैं, आर द सेम काइंड ऑफ पीपल। ये तीनों एक ही कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं। मतलब अगर आपको कवि बनना है, यदि आपको प्रेमी बनना है, एक सफल प्रेमी बनना है और एक बर्ड वॉचर बनना है, जो बर्ड के मूवमेंट्स को और बर्ड के एक्ट्स को जो कैप्चर करते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कुछ, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है तो उसमें कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो बर्ड्स का भी स्टडी करते हैं, बर्ड्स के मूवमेंट की स्टडी करते हैं, बर्ड्स किस तरीके से, और उसको अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को बनने के लिए अगर सफल होना है एज ए सक्सेसफुल पोइट, एज ए सक्सेसफुल लवर एंड एज ए सक्सेसफुल बर्ड वॉचर, सो यहाँ पर किस चीज़ की जरूरत है वो यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये तीनों एक ही तरीके के कैटेगरी के व्यक्ति हैं। ही वॉन्ट्स टू से, कहना ये चाहता है कभी, दैट टू बी ऑलवेज ऑन मूव, कि अगर आप हमेशा चलते फिरते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, पॉज नहीं करेंगे, ठीक है, और हमेशा बस मूवमेंट करते रहेंगे, रनिंग करते रहेंगे, भागते रहेंगे। बी ऑलवेज टू मूव इज़ नॉट द मेथड ऑफ बर्ड वॉचर, वो बर्ड वॉचर का तरीका नहीं है। अगर एक सक्सेसफुल बर्ड वॉचर बनना है तो आपको पॉज करना होगा, आपको रुकना पड़ेगा, ठहरना होगा, ठीक है। तो आपको बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार तो दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं। वो कैमरामैन जो होता है वो एक ही जगह पर रहता है कि वो, उसको पता है कि वो इस जगह पर आएगी, तो कब आएगी ये नहीं पता होता है, तो वो इंतज़ार करता है और उस मोमेंट को कैप्चर करने का प्रयास करता है। तो कह रहा है कि तो हमेशा चलते रहना कोई बर्ड वॉचर का काम नहीं है। कि बर्ड वॉचर ये सोचे कि 1 मिनट, उन्हें 10-15 मिनट इंतजार किया, अरे यहाँ पर चले नहीं, आगे बढ़ जाऊँ, फिर आगे बढ़ जाऊँ, फिर आगे बढ़ जाऊँ, तो ऐसा करके वो कभी भी उस बर्ड को कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। उसके जो मेमोरेबल जो मोमेंट है उनको कैप्चर नहीं कर पाएगा। और दोज हु स्टडी वुमेन, और ये लक्षण उनका भी नहीं है जो कि विमेन की स्टडी करते हैं, जो औरतों का अध्ययन करते हैं, जो औरतों के प्रेम को पाना चाहते हैं। वो लोग भी जल्दीबाजी में नहीं होते, वो हमेशा चलते रहते नहीं हैं, वो पॉज करते हैं, वो रुकते हैं, रुकना भी जरूरी है। इचकेल फर्दर से, आगे कहते हैं, फर्दर आगे कहते हैं दैट द बेस्ट पोइट, क्योंकि बेस्ट पोइट्स जो होते हैं, जो अच्छे, सबसे अच्छे पोइट होते हैं, कैन नॉट फोर्स देम, वो खुद को मजबूर नहीं करते हैं टू राइट पोइट्री एट एनी टाइम, कि वो किसी भी क्षण, मतलब जब किसी ने कहा तो तब वो कविता लिखने लग जाए, या अपने आप को मजबूर करे कि भाई अभी कविता लिखनी तो अभी लिखा जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो हर समय पोएम लिखने के लिए, पोइट्री लिखने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, और ना कभी अपने आप को फोर्स करते हैं। दे वेट, वो हमेशा शब्दों के लिए इंतजार करते हैं, वो ऐसा एटमॉस्फेयर का इंतजार करते हैं, बैठे रहते हैं, एकांत में बैठे रहते हैं, लोनली प्लेस में बैठे रहते हैं, कई घंटों तक सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, और तब जाके कोई अच्छी जो शब्द हैं जब उसे मिलते हैं, और अच्छी बात जब मिलती है, तब वो जाके वो कविता लिखता है, तब जाके वो कोई लाइन लिखता है। द बेस्ट पोइट ऑलवेज राइट स्पॉन्टेनियस, जो बेस्ट पोइट होते हैं वो हमेशा अपनी इच्छा से लिखते हैं, किसी के दबाव में नहीं लिखते हैं कि कोई कहे तब लिखेंगे, या तो वो फोर्सिबली नहीं लिखते हैं, वो अपने मन से लिखते हैं जब उनका मन करता है। द पोइट सेज दैट द सर्च, पोइट कहना चाहता है सर्च फॉर रेयर बर्ड, जैसे कि बर्ड वॉचर जो होता है वो अगर दुर्लभ चिड़ियों की खोज कर रहा है और उसको कैप्चर करना चाहता है अपने कैमरे में, इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये नहीं है कि आपने एक पक्का इरादा किया, डिटर्मिनेशन कर लिया, आज तो भाई आज के दिन के अंदर ही मुझे उस बर्ड की फ़ोटो लेनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आज ही आपको वो बर्ड दिख जाए। तो आपको बैठना पड़ेगा, कई दिन आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिल सकती है। इट नीड्स अ बर्ड वॉचर, तो बर्ड वॉचर को ज़रूरत होती है कि वो वेट करे, प्रतीक्षा करना पेशेंटली बहुत ज़रूरी है। तो पोइट के लिए भी, लवर के लिए भी, और बर्ड वॉचर के लिए पेशेंटली वेट करना भी बहुत ज़रूरी है। ऑन अ हिल, तो और यहाँ पर खास तौर से अभी बात हो रही है यहाँ पर बर्ड वॉचर की, तो वह एक हिल पर, एक पहाड़ी पर इंतजार करे, ऑब्जर्व द मूवमेंट, और वो ऑब्जर्व करे मूवमेंट्स ऑफ रेयर बर्ड, जो रेयर बर्ड हैं, दुर्लभ चिड़ियाँ हैं, उनके मूवमेंट्स को वो नोटिस करे। एंड लवर, और जो लवर है, ऑल्सो वेट्स पेशेंटली फॉर हिज बिलव्ड, और लवर को भी अपनी प्रेमिका के लिए, बिलव्ड के लिए पेशेंटली वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। तो इंतजार करना सभी के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है, फॉर ऑल थ्री, पोइट, लवर एंड बर्ड वॉचर। पोइट आस्क द लवर, तो पोइट लवर से कहता है टू वेट फॉर द मोमेंट, कि जो अगर आपको प्रेम में सफल होना है तो आपको उस औरत की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, टू रिस्पॉन्ड टू हिज लव, कि वो आपके प्रेम के प्रति वह रिस्पॉन्ड करे, प्रतिक्रिया दे, तब जाके आप आगे बढ़ें। अदरवाइज अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिजेक्शन का
सामना करना पड़े, आपके लव को रिजेक्ट कर दिया जाए, लव आउट ऑफ हर ऑन ऑकर्ड, और वो जब उसके मन से स्वयं आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, एंड शुड नॉट फोर्स हिमसेल्फ, तो आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए उसके ऊपर आप अपने आप को थोप रहे हो कि उस आपके प्रेम को जबरदस्ती वो स्वीकार कर ले, तो इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कब उसके हृदय में आपके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए। इजकेल क्लियर करते हैं दैट वन हु फेल रिमेन साइलेंट, वो व्यक्ति जो शांत रहने में असफल रहते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस सच पर्सन, तो जब प्रोसेस चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं टू अचीव द फेवर ऑफ वुमेन का फेवर खो देते। तो चुप रहना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। आप प्रतीक्षा कीजिए कि वह जो आप जिससे प्रेम करते हैं उसके मन में भी आपके लिए प्रेम उत्पन्न हो, और तब जाके आप अपनी बात को कहें। द पोइट वॉज राइट इन हैविंग बीन पेशेंट एंड साइलेंट टिल हिज आवर ट्रम्प, तो पोइट कहता है राइट इन हैविंग बीन पेशेंट, कि हम कवि यहाँ पर कहता है कि भाई जरूरी है कि पेशेंट रखा जाए, धैर्य रखा जाए, शांत रहा जाए, टिल द आवर ऑफ ट्रम्प, जब तक आप विजय प्राप्त ना कर लें अपने मकसद में। तीनों के लिए कह रहा है। इजकेल पॉइंट्स आउट, तो इजकेल जो है पॉइंट आउट होगा, ये आवर नहीं होगा, पॉइंट आउट करता है दैट सक्सेस इन बोथ इज, कि दोनों ही चीज़ों में अगर सफलता चाहिए, आउटकम ऑफ सिंसियरिटी, तो दोनों ही मामलों में सफलता तभी हाथ लगेगी, चाहे लवर हो चाहे बर्ड वॉचर हो, तब सफलता हाथ लगेगी जब आप सिंसियर होंगे, जब आप में डिवोशन होगा, जब आपके अंदर ये दोनों क्वालिटी होंगी, सिंसियरिटी और डिवोशन की भावना होगी, ठीक है। एंड नीदर कैन बी अचीव, तो अदरवाइज इनमें से कोई भी हासिल नहीं कर पाएगा थ्रू हेस्ट करके कुछ हासिल नहीं किया जाता, इन दोनों में से कोई हासिल नहीं कर सकता, अपने काम में या मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। इन पंक्तियों में द आइडिया जो है, वो जो विचार है वो लेबर का है और हार्ड वर्क का है, इज इम्प्लाइड, वो तो इस विचार में ये कि पेशेंस करना है, वेट करना है ना, तो इसमें ये भी विचार शामिल है कि लेबर एंड हार्ड वर्क इज इम्प्लाइड, इसके अंदर लेबर और हार्ड वर्क जो है, परिश्रम और कठोर जो परिश्रम का भी विचार निहित है। रिगार्ड टू अ बर्ड वॉचर इन सर्च ऑफ रेयर बर्ड, अगर जो किसके संबंध में, जो बर्ड वॉचर के संबंध में है, इन सर्च ऑफ रेयर बर्ड, अगर उसे रेयर बर्ड की तलाश करनी है, और पोइट को इन सर्च ऑफ राइट वर्ड, अगर कवि को राइट वर्ड्स की तलाश करनी है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। द पोइट फर्दर सेज दैट, कवि आगे कहता है दैट द आर्ट ऑफ पोइट्री, जो पोइट्री की आर्ट है, वांट्स सिंसियरिटी, उसके लिए सिंसियरिटी और डिवोशन की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो अगली जो पोएम है, अगली पोएम का नाम है अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। पोएम ऑफ डेडिकेशन ये निसिम इजकेल की अनदर पोएम है, दूसरी पोएम है। अब देखिए आगे क्या कहता है यहाँ पर। द पोएम कह रहा है, जब पोएम जो है, अ पोएम ऑफ डेडिकेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम, की सबसे फाइनेस्ट पोएम में से एक है निसिम इजकेल की। इट इज इंक्लूडेड इन इजकेल्स पोएटिक वॉल्यूम, और ये जो पोएम है, ये पोएम इजकेल की पोएटिक वॉल्यूम 60 पोएम्स में छपी थी। दिस इज द ओपनिंग पोएम ऑफ इजकेल्स वॉल्यूम ऑफ पोएम, ठीक है, तो 60 पोएम में छपी थी। इट वॉज पब्लिश इन 1953, ये 1953 में पब्लिश हुई थी। द 60 पोएम्स इज द सेकेंड बुक ऑफ द वर्स ऑफ इजकेल, तो ये दूसरी पोइट्री की कविता थी, पोइट्री का पब्लिकेशन था। द 60 पोएम इज द सेकेंड बुक, ये सेकेंड बुक थी निसिम इजकेल की। द पोएम जो है, अ पोएम ऑफ डेडिकेशन कैन बी रिगार्डेड एज द पोइट्स मैनिफेस्टो, इसको पोइट की आपको पॉलिसी भी कह सकते हैं, जो कवि की पॉलिसी रहती, नीति रहती है कविता लिखते समय, उसको वह यह कहकर भी आप इसे संबोधित कर सकते हैं, इसके रूप में भी मान सकते हैं, द रिगार्ड कर सकते हैं, मान सकते हैं। द पोइट बिलीव करता है दैट द ग्रेटेस्ट पोइट्री की जो महान कविताएं होती हैं, लाइज इन ह्यूमनाइजिंग पावर, तो उनमें मानवीय शक्ति होती है। हियर यहाँ पर इजकेल्स कहता है दैट ही वांट्स ह्यूमन बैलेंस, की वह अपने ह्यूमन बैलेंस चाहता है, वह और कुछ और अन्य शक्तियाँ नहीं चाहिए, उसे केवल एक ह्यूमन बैलेंस की, वह अपने मानव जीवन में संतुलन बना पाए, एक ऐसी शक्ति चाहिए। ही एक्सप्रेसेस हिज मॉडेस्ट ऑब्जेक्टिव, है अपने जो मॉडेस्ट ऑब्जेक्ट है, जो उसके विनम्र जो उसके उद्देश्य हैं, उसके बारे में बताता है। विदाउट एस्पायरिंग फॉर गॉड लाइक, बिना भगवान की कोई सुपर पावर उसे नहीं चाहिए, कोई उसे देवी शक्ति नहीं चाहिए, एक बस विदाउट गॉड लाइक सुपर ह्यूमन पावर, या गॉड लाइक सुपर ह्यूमन पावर उसको नहीं चाहिए, बस वो इतना चाहता है कि वह अपने जीवन में मानव संतुलन बना पाए, जो एक मानव में को होना चाहिए अपने जीवन में संतुलन, वो अगर मानव भी एक अच्छा मानव भी बन जाता है और मानव रहते हुए अपने जीवन में संतुलन बना पाए, तो ये भी बहुत है। द पोइट्स डेडिकेशन इज
टू हिज आर्ट एंड पोइट्री। पोइट का जो डेडिकेशन है वो उसको चाहिए कि वह चाहता है कि उसका डेडिकेशन किसके प्रति है, अपनी कला और अपनी कविताओं के प्रति है। द पोइट इज ए ह्यूमन काइंड, पोइट एक ह्यूमन काइंड है, एक मनुष्य है। पोइट एक ह्यूमन काइंड बनना चाहता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू बिकम योगी, उसे योगी नहीं बनना है, उसे संत नहीं बनना, उसे कोई अत्याचारी नहीं बनना है। ही विशेस टू एक्सप्लोर हिज एग्जिस्टेंस, वह केवल अपने अस्तित्व की खोज करना चाहता है कि मैं कौन हूँ, खुद को पहचानना चाहता है। एक्वायरिंग ह्यूमन बैलेंस, और ह्यूमन बैलेंस को प्राप्त करना चाहता है। द पोइट बिलीव्स, पोइट बिलीव करता है दैट द ग्रेटेस्ट पोइट्री, की जो महान कविताएं होती हैं, लाइज इन इट्स ह्यूमनाइजिंग पावर, उसमें ह्यूमनाइजिंग पावर होती है, मानवीय शक्ति होती है। द आइडियल्स ऑफ मेडिटेशन, जो आइडियल्स है मेडिटेशन के, रिनंसिएशन के, रिनंसिएशन मतलब त्याग के, अगर हम त्याग की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, और तप की बात करते हैं, एसेटिज्म की बात करते हैं, तपोशक्ति की बात करते हैं, तपचर्या की बात करते हैं, तो कैन नॉट बी प्रैक्टिस, इसको वास्तव में व्यवहारिक रूप से मानव जीवन में नहीं किया जा सकता है। मतलब ये संभव, मतलब बहुत आसान नहीं है मेडिटेशन। और मतलब जिस तरह से ऋषि मुनि बहुत घंटों तक या बहुत दिनों तक का मेडिटेशन में रहते थे, ठीक है, और इसी तरीके से त्याग करते थे, और जो एसेटिज्म है, तप करना, तो ये मानव जीवन में ये प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं है या बहुत कठिन है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिकमिंग योगी, तो वो कहता है कि बिकमिंग योगी बनने की जगह, संत बनने की जगह, एक अत्याचारी बनने की जगह, हियर ही वो केवल इतना चाहता है टू एक्सप्लोर हिज एक्शन, वह अपने अस्तित्व की तलाश करना चाहता है। एक्वायरिंग ए ह्यूमन बैलेंस, एक ह्यूमन बैलेंस लाना चाहता है। पोइट की जो डेडिकेशन है वो अपनी आर्ट और पोइट्री के प्रति है। ही वॉन्ट्स ह्यूमन बैलेंस एंड इट मस्ट बी एक्वायर्ड एज इट, और वो चाहता है कि इसे मैं प्राप्त कर सकूं उसी प्रकार से, एफर्टलेसली, बिना कोई प्रयास करे हुए, मतलब बड़ी सहजता से प्राप्त कर सके वो। ऑलमोस्ट एज, जिस प्रकार से जो फ्रूट होते हैं वो तभी आते हैं जब सीजन आता है, तो पेड़ पर फल तब आते हैं जब सीजन आएगा, तो सीजन से पहले उसमें फल नहीं आ सकते, ठीक है। और अगर वो सीजन से फल, अगर उससे पहले फल आ भी जाते हैं तो उनमें उतना मतलब वो जो नेचुरलिटी होती है, जो प्राकृतिक पन होता है, वो उसमें नहीं होता है। इसलिए वो चाहता है कि मेरे जीवन में भी, मनुष्य मानव जीवन में एक बैलेंस आ जाए, ह्यूमन लाइफ में बैलेंस आए। वो भी कैसे आए, ज़बरदस्ती ना आए, एफर्टलेसली आ जाए, स्वतः ही आ जाए। जिस प्रकार से समय जब आता है तो जो पेड़ में फल आ जाते, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी ह्यूमन बैलेंस आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से एक पोएम लिखी है उन्होंने डेडिकेशन की, समर्पण की और वो जिनका समर्पण है वो अपने आर्ट और पोएट्री के प्रति है। और वो जो कवि है वो कोई मैजिकल पावर नहीं चाहता है, वो डिवाइन पावर नहीं चाहता है, वह केवल इतना चाहता है कि अपने ही जीवन में मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूँ, अपने एग्जिस्टेंस को एक्सप्लोर कर सकूँ और अपने जीवन में ह्यूमन बैलेंस ला सकूँ। तो इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स को लेकर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच।